Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Training Physics। स्टूडेंट्स, आज हम लोग लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स, न्यूटन्स सेकेंड लॉ एंड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम करेंगे। यहाँ पे न्यूटन्स सेकेंड लॉ का केवल एक स्टेटमेंट होगा बेटा, बाकी न्यूटन सेकेंड लॉ को डिटेल में हम नेक्स्ट टर्न करेंगे। सो लीनियर मोमेंटम क्या है? बाय डिफिनेशन देखें तो लीनियर मोमेंटम क्या है? इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। चूंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होगा और लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा जो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हुआ बेटा? कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। सो कैपिटल P इज इक्वल टू mv, यानी मास टाइम्स वेलोसिटी। यूनिट मास का केजी हो गया और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो लीनियर मोमेंटम का यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। अब लीनियर मोमेंटम का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या बेटा? मैथमेटिकल तो बड़ा आसान है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ले लिया, इसी को हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस और एप्लीकेशन, बेसिकली फिजिक्स के बहुत सारे फिनोमिनॉन हैं, उसमें से मेजर फिनोमिनॉन कोलिजन, जहां पे हम लीनियर मोमेंटम का यूज करते हैं, यानी मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। वहां पे मास और वेलोसिटी अलग अलग उतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, इसीलिए इस क्वांटिटी को एक नया नाम दे दिया गया, लीनियर मोमेंटम। वैसे इसका एप्लीकेशन न्यूटन सेकेंड लॉ में भी देख सकते हैं, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो लीनियर मोमेंटम को अगर सिंगल वर्ड में कहे बेटा तो हम क्या कहेंगे? इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब दो बॉडी हम ले लें, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है। हम आपसे पूछें कि लीनियर मोमेंटम किसका ज्यादा है? आप कहेंगे कि भाई मास नहीं दिया, चलो मास दे दिया, इसका मास m और इसका मास 10m। अब हम पूछे लीनियर मोमेंटम किसका ज्यादा है, तो अगेन सवाल उठेगा कि भाई वेलोसिटी क्या है दोनों का, क्योंकि जब तक वेलोसिटी नहीं पता होगा लीनियर मोमेंटम हम कंपेयर नहीं कर सकते। इसका वेलोसिटी हम 100v मान लें और इसका वेलोसिटी v मान लें। अब लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है बेटा? तो इसके लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, क्योंकि ये 100 mv हो गया और ये केवल 10 mv हो गया। लीनियर मोमेंटम को समझने के लिए, उसको फील करने के लिए एक बड़ा सिंपल एग्जांपल है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और उसको आप रोकते हैं, तो रोकने में जिस पे ज्यादा एफर्ट लगाना होगा उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा। जैसे दो बॉल आ रही, एक बॉल को आपने कैच किया, फिर दूसरे बॉल को कैच किया, वो बॉल जब आप कैच करते हैं तो आपका हाथ हर्ट होता है, आपके हाथ पे फोर्स लगता है। जो बॉल ज्यादा फोर्स लगा रहा है यानी उसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा है। मतलब क्या हुआ? लीनियर मोमेंटम केवल मास या केवल वेलोसिटी पे नहीं डिपेंड करता है, बल्कि उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। जिसका मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ज्यादा होगा उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि दो बॉडी सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो फिर जिसका मास ज्यादा होगा उसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा, और दो बॉडी सेम मास के हैं तो जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा
उसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, इम्पल्स। इम्पल्स कैसे डिफाइन करते बेटा? इम्पल्स imparted to a body, imparted means given to a body, impulse imparted to a body यानी impulse given to a body by a force is defined as product of force and the time interval for which force acts. It is a vector quantity and its unit is Newton second. चूंकि ये फोर्स और जितने टाइम के लिए फोर्स लग रहा उस टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट है, इसलिए इसका यूनिट न्यूटन सेकेंड होगा और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इम्पल्स का डायरेक्शन क्या होगा बेटा? जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। अब इम्पल्स जो फिजिकल क्वांटिटी है वो फिजिक्स में लाया गया, क्यों? शॉर्ट टाइम इंटरवल के फोर्स के लिए, लेकिन थियोरेटिकली इम्पल्स लॉन्ग टाइम इंटरवल का भी हो सकता है। इम्पल्स को अगर हम देखें तो समझने के लिए, जैसे सपोज करो एक बॉल आ रहा है और उसको बैट से हिट करे, तो बैट जो फोर्स लगा रहा है बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल का लगा रहा है, तो उस केस में हम फोर्स और टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट को इम्पल्स कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे इम्पल्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं जहां पे फोर्स शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए लग रहा है, लेकिन इम्पल्स लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए भी हो सकता है। जैसे कोई प्लैनेट है, देयर इज अ प्लैनेट, और यहां से कोई स्टेरॉयड या मीटियोराइट मूव कर रहा है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा बेटा, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स कई दिन से लेके, कई महीने से लेके कई साल तक लग सकता है। ये डिपेंड करेगा कि ये जो स्टेरॉयड है ये सैटेलाइट भी हो, सैटेलाइट तो हम नहीं कहेंगे, सैटेलाइट पे भी इम्पल्स लगता है, या मीटियोराइट है, वो कितने टाइम इंटरवल के लिए ग्रेविटेशनल पुल में रहता है। तो मतलब क्या हुआ कि इम्पल्स लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए भी हो सकता है। शॉर्ट टाइम इंटरवल के इम्पल्स का एक और एग्जांपल हम देते हैं। जैसे सपोज करो यहां पे कोई पेंडुलम है और ये हैंग कर रहा है, अब इसको हम हिट करें, तो हिट करेंगे तो जो टाइम इंटरवल होगा बेटा बड़ा स्मॉल होगा, लार्ज फोर्स लगा रहे हैं, टाइम इंटरवल स्मॉल है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे? इम्पल्स कहेंगे। दूसरा एग्जांपल, कुछ टाइम इंटरवल इतने स्मॉल हो सकते हैं कि फोर्स और टाइम इंटरवल का अलग अलग मेजर करना मुश्किल है, लेकिन उसका प्रोडक्ट बड़े आसानी से मेजर किया जा सकता है। जैसे सपोज करो ये ग्राउंड है और यहां से कोई बॉल गिरता है, ये बॉल जब यहाँ पे कांटेक्ट में आ रहा ग्राउंड के साथ, तो ग्राउंड बड़े ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए नॉर्मल रिएक्शन का एक फोर्स लगाता है बॉल के ऊपर, और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल का होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन इनटू टाइम इंटरवल, इट इज एग्जांपल ऑफ इम्पल्स। कोलिजन में भी इम्पल्स लगता है, फोर्स एक बॉडी दूसरे बॉडी पे शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए लगाता है। जैसे एक एग्जांपल ले ले, एक बॉडी ये है ए और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बॉडी बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये एक दूसरे से कोलाइड होते हैं। कोलिजन के बाद बॉडी ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और बॉडी बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये जो कोलिजन का टाइम इंटरवल होगा बेटा वो बड़ा शॉर्ट इंटरवल होगा, तो हम फोर्स निकालें और वो टाइम इंटरवल निकालें, वो उतना फिजिबल या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जितना कि इम्पल्स निकालना, यानी फोर्स और टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट निकालना। वो कैसे निकालेंगे आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। हम फोर्स और टाइम इंटरवल अलग अलग ना निकाल के उनके प्रोडक्ट को आसानी से निकाल सकते हैं।
ऐसे इंपल्स का एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो यहां ये ग्राउंड है और एक रस्सी, एक स्ट्रिंग यहां पे बंधा, ये स्ट्रिंग एकदम थ्रेड है, स्ट्रिंग है, धागा है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये यहाँ पे बंधा हुआ। अब जब इस बॉडी को इधर हम मूव करा के छोड़ दे, कुछ वेलोसिटी दे के छोड़ दे, ये स्मूथ सरफेस है, तो एक सर्टेन मोमेंट आएगा जब ये स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा, तो ये स्ट्रिंग बड़े ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए इस पे फोर्स लगा के इसको रोक देता है। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ये बेटा। तो इम्पल्स आप समझ गए होंगे क्या है, फोर्स और टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट है। अब मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करें तो इम्पल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। किसी बॉडी पे कुछ टाइम इंटरवल के लिए डेल्टा टी आई टाइम इंटरवल के लिए अगर एवरेज फोर्स एफ एवरेज है तो इंपल्स होगा आई इज इक्वल टू एफ एवरेज डेल्टा टी। अगर फोर्स वेरिएबल है तो सपोज करो डी टी टाइम के लिए फोर्स एफ लग रहा है, तो डी आई इंपल्स क्या होगा, डी आई, जैसा कि इंपल्स के बारे में हमने पहले ही बताया, बड़ा शॉर्ट टाइम इंटरवल का जनरली ये फोर्स होता है, तो एक शॉर्ट टाइम इंटरवल डी टी टेंड्स टू 0 के लिए फोर्स एफ लग रहा है, तो इंपल्स क्या होगा भाई, एफ डी टी। अब मान लो ये फोर्स टाइम t1 टू t2 लग रहा है, तो टाइम t1 टू t2 लग रहा है बेटा, तो जो टोटल इंपल्स होगा t1 से t2 तक, इसको हम इंटीग्रेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, जो फार्मूला यहां पे लिखा हुआ है। अच्छा, अब t1 टू t2 इंटीग्रेट करेंगे तो टाइम t1 पे इंपल्स 0 होगा, टाइम t2 पे इंपल्स आई सपोज कर ले, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन एफ dt फ्रॉम टाइम t1 टू t2। अब फोर्स अगर वेरिएबल है बेटा तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये फोर्स अगर वेरिएबल है तो फोर्स को टाइम के टर्म में लिख के इंटीग्रेट करना होगा, तब हम फर्दर इंपल्स सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स क्या होगा भाई, बाहर आ जाएगा। हम ये किसके लिए कर रहे हैं ये ध्यान रखना बेटा, इफ f इज कांस्टेंट, इफ f इज कांस्टेंट, f कांस्टेंट है तो उस केस में फोर्स बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt फ्रॉम t1 टू t2 सो इज इक्वल टू f dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट पुट करेंगे t2 माइनस t1। सो दिस इज इंपल्स फॉर कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स के लिए ये फार्मूला बेटा, तो ये देखो तो करीब करीब यही फार्मूला है, वहां पर f एवरेज लिखा हुआ है, यहाँ पे ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, तो कांस्टेंट फोर्स है तो f एवरेज f के इक्वल होगा t2 माइनस t1 डेल्टा t। सो ये फार्मूले हो गए भाई इंपल्स से रिलेटेड। अब न्यूटन सेकेंड लॉ पे आते बेटा, ये सारा थियरी हम करके जो 4 पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं इनको करके हम लोग इन्हीं पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यहाँ पे जस्ट स्टेटमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, क्योंकि आगे इसका एप्लीकेशन है। बाकी न्यूटन सेकेंड लॉ हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on a body is equal to
rate of change of linear momentum of the body with respect to time। यानी ये जो F है बेटा, फार्मूला ये हो गया F इक्वल टू dp बाई dt। ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है, ध्यान देना ये F क्या है बेटा, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे हम इसको इतने पे ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में न्यूटन सेकेंड लॉ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके 2 केसेस बनेंगे, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। हमने इसको यहाँ पे डिस्कस क्यों किया, थोड़ा सा डिस्कस किया फिर नेक्स्ट क्लास के लिए पोस्टपोन कर दिया। रीजन इसका ये था बेटा कि ये टॉपिक समझने के लिए हम यहीं से इसका यूज करेंगे, इसलिए इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है बेटा, नेट इम्पल्स इम्पार्टेड टू अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। यानी किसी बॉडी पे कोई फोर्स हम लगा रहे हैं सर्टेन टाइम इंटरवल के लिए, तो फोर्स और टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट क्या होगा, इम्पल्स। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या करा कि जो हमने इम्पल्स लगाया वो बॉडी के लीनियर मोमेंटम के चेंज के बराबर होगा। डेल्टा पी चेंज लीनियर मोमेंटम, और चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो I इज इक्वल टू P2 माइनस P1 भी कह सकते हैं बेटा। यानी इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इसी को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अब इसको प्रूव करने के लिए 11th में आता है, तो इसका प्रूफ क्या है, यहाँ पे हम प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ ऑफ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। हमको ये प्रूव करना I इक्वल टू P2 माइनस P1। तो प्रूव कैसे करेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ सेकेंड लॉ क्या स्टेट करता है बेटा, F इज इक्वल टू dp बाई dt। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो इसको लिख सकते हैं F dt इज इक्वल टू dp। ये हो गया। अब इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें, सो इंटीग्रेटिंग above इक्वेशन, इसको इंटीग्रेट कर दे बेटा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन F विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dp। अब टाइम हम ले ले t1 से t2 तक। अच्छा, टाइम t1 पे लीनियर मोमेंटम p1 सपोज कर ले, टाइम t2 पे लीनियर मोमेंटम p2। तो ये जो लेट LHS है बेटा वो क्या है, यहां से देखे तो I है भाई, LHS देखे तो वो क्या है, वहां से फॉर्मूला आप देखो वो I है ना, तो इसको I हम लिख सकते हैं। इज इक्वल टू dp का इंटीग्रेशन p, फिर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो गया p2 माइनस p1। सो दिस इज प्रूफ ऑफ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, इसका प्रूफ 11th के एग्जाम में आता है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ को हमने यहाँ पे इसलिए डिस्कस किया इसी को प्रूव करने के लिए, बाकी न्यूटन सेकेंड लॉ को हम नेक्स्ट टर्न डिस्कस करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ भी 2 पार्ट में डिस्कस हो गया बेटा, वेरिएबल मास प्रॉब्लम, कांस्टेंट मास प्रॉब्लम। जो वेरिएबल मास प्रॉब्लम है वो छोटा टॉपिक है,
तो उसको पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर कांस्टेंट मास प्रॉब्लम जो कि काफी बड़ा टॉपिक है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे बेटा, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है और उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमको करने होंगे, तभी हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ को प्रॉपरली सीख पाएंगे। तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स। जितना अभी तक हमने पढ़ा बेटा इन पे न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो पहले हम फार्मूले लिख देते हैं, क्या क्या फार्मूला हमने पढ़ा है, और उसी पे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। सो फार्मूला एक तो लीनियर मोमेंटम का पढ़ा है जो कि अभी भी बोर्ड पे आपको दिख रहा है राइट साइड में लिखा हुआ। दूसरा इंपल्स का फार्मूला पढ़ा है, वो भी आपको दिख रहा है। अब बोर्ड के लेफ्ट साइड में हमने दो फार्मूले लिखे थे, उसमें न्यूटन सेकेंड लॉ का भी हम यूज नहीं करेंगे। अभी हम केवल इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का प्रूफ पढ़े थे बेटा, यही चीज हमने किया था। तो बेसिक यही फार्मूले हैं जिन पे हमको न्यूमेरिकल करना, एक तो लीनियर मोमेंटम और दूसरा इंपल्स। फिर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का एप्लीकेशन क्या होता है उस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो बेसिक अगर हम देखें तो ये रहने देते हैं, इसी पे हमको न्यूमेरिकल्स करना इन्हीं फार्मूले के ऊपर। तो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं भाई। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 राइट डाउन। क्वेश्चन 1, a body of mass 500 gram is moving with velocity (3i cap plus 4j cap meter per second). Find magnitude and direction of linear momentum of body। तरह की एक बॉडी है 500 ग्राम का और वो मूव कर रहा है 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। तो बॉडी के लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, फार्मूला अप्लाई करते भाई। P इज इक्वल टू mv। m कितना दिया बेटा 500 ग्राम, तो 0.5 kg 3i कैप प्लस 4j कैप। तो ये हो गया 1.5 i कैप प्लस 2j कैप। अब इस वेक्टर को ड्रॉ करें तो i कैप डायरेक्शन में 1.5 यूनिट है और j कैप डायरेक्शन में 2 यूनिट है। तो जो लीनियर मोमेंटम है बेटा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हो जाएगा। इसको सिंपली हम p लिख रहे हैं और डायरेक्शन ये थीटा हम निकाल रहे, ये हमारा x एक्सिस है।
इससे डायरेक्शन आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू क्या होगा भाई, P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1.5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे बेटा, ये आ जाएगा 2.5 kg मीटर पर सेकेंड। ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2/1.5 इज इक्वल टू 4/3। थीटा का वैल्यू हम जानते हैं, इसका क्या होगा 53 डिग्री। तो आंसर हो गया, आंसर हम कैसे लिखेंगे बेटा, 2.5 kg मीटर पर सेकेंड 53 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज विद एक्स एक्सिस। ये हो गया। चलते बेटा अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चेंज इन लीनियर मोमेंटम से ले लेते हैं। चेंज इन लीनियर मोमेंटम बेटा ये क्या हो गया, वेक्टर का सबट्रैक्शन। और एक प्रकार से हम यहाँ पे वेक्टर रिवाइज करने जा रहे हैं। वेक्टर के सबट्रैक्शन के फार्मूले का यूज होगा, डिफरेंट फॉर्म में हम इसको कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2, a body of mass 5 kg is moving with velocity 3i cap plus 2j cap meter per second. Write down further. When it collides with a wall, its velocity becomes six j cap meter per second. Its velocity becomes 6 j cap meter per second. Find change in linear momentum
ऑफ द बॉडी, बॉडी के लीनियर मोमेंटम में क्या चेंज हुआ ये हमको फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन इधर करते बेटा, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम जिसको हम डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू P2 माइनस P1। अब लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन करेंगे। P2 क्या होगा, m इंटू वी, 30 जे कैप ना, 30 जे कैप माइनस P1 क्या होगा, m इंटू वी यानी 15 आई कैप प्लस 10 जे कैप। तो इसको हम सॉल्व कर बेटा, तो ये आ गया माइनस 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप। यही हमारा आंसर आ गया अगर आई कैप जे कैप के टर्म में आंसर फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है तब हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमको इस वेक्टर को ड्रॉ करना होगा, और ड्रॉ करेंगे बेटा तो माइनस 15 माइनस आई कैप डायरेक्शन में 15 यूनिट, देन प्लस 20 जे कैप यानी जे कैप डायरेक्शन में 20 यूनिट, ये 20 यूनिट हो गया। अब इसको हम मिला दे भाई, तो ये जो है बेटा हमारा ये डेल्टा पी हो गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड चेंज इन लीनियर मोमेंटम का। और डायरेक्शन हम यहां से निकाल सकते हैं, इसको हम थीटा सपोज कर लें। तो डेल्टा पी देखे बेटा, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू अंडर रूट, भाई राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यहाँ पे माइनस आई कैप, यहाँ जे कैप तो 90 डिग्री, तो अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर सॉल्व करोगे तो 25 kg मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, tan थीटा इक्वल टू 4/3 हो गया, यानी थीटा इक्वल टू 53 डिग्री। तो ये थीटा कितना आ गया भाई, 53 डिग्री। अब हम आंसर कैसे लिखेंगे, 180, क्योंकि आंसर हम एक्स एक्सिस के साथ, जनरली ऑप्शन एक्स एक्सिस के साथ दिया रहता है बेटा, ये एक्स एक्सिस है, तो ये हो जाएगा। तो इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, 180 माइनस 53, तो यहां हो गया ये 7, और यहां 7 में से 5 गया 2 1, सो 127 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 127 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज विद प्लस एक्स एक्सिस से 127 डिग्री, ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, यानी इस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम चेंज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी हम चेंज इन लीनियर मोमेंटम पे ही करेंगे। क्या भाई, ये भी हम चेंज इन लीनियर मोमेंटम पे ही क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, write down a ball of mass m is moving with
velocity v. Write down further. When it is hit by a bat, its speed remains the same but it starts moving perpendicular to initial direction. Find change in linear momentum. LM बेटा लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम में कितना चेंज हुआ ये हमको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे वेलोसिटी लिखा बेटा, लेकिन डायरेक्शन नहीं दिया हुआ. चूंकि बुक में जनरली ऐसे क्वेश्चन लिखा जाता है तो वही हम लिख रहे हैं. वैसे ही हमने लिखा. बेसिकली ये स्पीड है, वेलोसिटी तो है नहीं. वेलोसिटी होता तो डायरेक्शन होता. तो डायरेक्शन हम कोई भी ले सकते हैं. डायरेक्शन हम कोई भी ले सकते हैं. तो सपोज कर लो ईस्ट डायरेक्शन में बॉडी जा रहा, तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? mv. ये हमारा p1 है बेटा. ये क्या है? p1 mv. डायरेक्शन यहां हमने दिखाया मैग्नीट्यूड mv. कह रहा कि इसको हिट किया तो स्पीड वही रहता लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा. अब परपेंडिकुलर ये भी डायरेक्शन हो सकता है, परपेंडिकुलर ये भी डायरेक्शन हो सकता है. इनिशियल डायरेक्शन ये ना हो कि ये हो सकता है, या हो सकता है नॉर्थ हो इनिशियल या साउथ. तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं. हम कोई एक केस बना ले तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी ऐसे नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करने लगा. अच्छा, स्पीड वही है तो जो लीनियर मोमेंटम फाइनल होगा बेटा उसका भी मैग्नीट्यूड mv होगा. अब करा कि फाइंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम. चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगा बेटा? तो ये डेल्टा p हम निकालेंगे p2 माइनस p1. यहां पे हमको मैग्नीट्यूड निकालना बेटा. चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑप्शंस देखोगे तो केवल मैग्नीट्यूड का होगा, डायरेक्शन नहीं दिया होगा क्योंकि डायरेक्शन हमने कोई फिक्स किया ही नहीं है. तो p2 माइनस p1 का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है. ये हमको करना है. तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्या होता है अभी? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा. तो वेक्टर p2 माइनस p1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट p2 स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर माइनस 2 p2 p1 कॉस. p1 और p2 के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री. वो क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो ये हो गया. ये तो पूरा जीरो हो जाएगा. अब ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट
P2 हम देखें तो mv मैग्नीट्यूड, P1 mv, तो mv होल स्क्वायर प्लस mv होल स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया बेटा, √2mv। ये हो गया चेंज इन लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आगे के जो क्वेश्चंस बेटा इसी इम्पल्स पे हम लोग करेंगे, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। इम्पल्स पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इम्पल्स पे तो एक तो डायरेक्ट जो क्वेश्चंस बन सकता है कांस्टेंट फोर्स के लिए, वो बड़ा ही सिंपल है, तो उसको हम नहीं करने जा रहे क्योंकि वो बहुत ही सिंपल होगा, आप आसानी से समझ सकते हैं। हम थोड़ा आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जैसे एक सिंपल सवाल ले लें। When a force acts on a body for 10 seconds, its linear momentum changes by 60 kg meter per second. Find average force applied on the body. अब इसको करें कैसे भाई? करें बेटा कि एक बॉडी पे एक फोर्स जो 10 सेकेंड के लिए लग रहा है और इस टाइम इंटरवल में लीनियर मोमेंटम 60 kg मीटर पर सेकेंड से चेंज कर गया, तो बॉडी पे एवरेज फोर्स कितना लग रहा है ये हमको बताना है। तो हमको F निकालना, और F देखे तो एक तो I इक्वल टू F एवरेज डेल्टा टी, या I इक्वल टू एक और फार्मूला कांस्टेंट फोर्स का F डेल्टा टी, इसको भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स लिखा होता तो ये लगाते, यहाँ पे पूछ रहा है एवरेज फोर्स तो ये वाला लगाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं भाई? यहाँ पे बेटा एक कांस्टेंट फोर्स लिखा होता तो पूछता फाइंड आउट फोर्स, तो ये लगाते हैं। और यहाँ पे फोर्स के बारे में कुछ कहा नहीं है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, और यहाँ करा वेरिएबल फोर्स फाइंड आउट करना, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। तो ये फार्मूला लगाएंगे तो हमको आई चाहिए होगा, क्योंकि डेल्टा टी पता है, ये निकालना आई चाहिए होगा। और अभी हमने पढ़ा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, आई क्या होगा, डेल्टा पी। तो पहले हम यही लिखेंगे बेटा, आई इज इक्वल टू एफ एवरेज डेल्टा टी। एरो हमने हटा दिया, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन वगैरह कुछ इन्वॉल्व नहीं है। अब आई को हम क्या लिख देंगे, डेल्टा पी। कैसे आई को डेल्टा पी लिखा बेटा, अकॉर्डिंग टू इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, जो
चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा वो इम्पल्स के बराबर होगा, इज इक्वल टू एफ एवरेज डेल्टा टी। तो एफ एवरेज क्या हो गया, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। इसको देखो तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ भी है भाई, एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी, और लार्ज टाइम इंटरवल है तो एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो ये चीजें यूज न करके हम न्यूटन सेकेंड लॉ भी डायरेक्ट यूज कर सकते थे यहीं से। ये न्यूटन सेकेंड लॉ इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 अपॉन डेल्टा टी कितना 10, सो इट इज 6 न्यूटन, यानी 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और किस टाइप के इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा, और थोड़ा सा मुश्किल अगर हम क्वेश्चन बनाना चाहें तो अब आ जाते हैं ग्राफिकल क्वेश्चंस। ग्राफ पे जो इस पे क्वेश्चंस होते हैं वो आ जाए, लेकिन पहले वेरिएबल फोर्स में हम कर लें। क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन फोर्स एक्टिंग on a body of mass 2 kg is F is equal to 4 x I कैप न्यूटन। फोर्स क्या लग रहा है बॉडी पे भाई, 4x I कैप न्यूटन, यानी डायरेक्शन I कैप डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस, और फोर्स x कोऑर्डिनेट पे ऐसे डिपेंड कर रहा है। नहीं x नहीं बेटा, एफ टी 4t, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी 4t I कैप, जहां पे t क्या है, टाइम है। इफ इनिशियल वेलोसिटी of body is 6 meter per second, find first question, impulse given to body in 10 seconds. Second question, velocity of body at 10 सेकेंड। दो क्वेश्चन पूछा, 10 सेकेंड में इम्पल्स, 10 सेकेंड में तो 0 से 10 सेकेंड में इम्पल्स कितना दिया बॉडी को फोर्स ने, और 10 सेकेंड पे बॉडी का वेलोसिटी क्या है। तो इम्पल्स के लिए फार्मूला देखे तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे भाई, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है, फोर्स क्या वेरिएबल है। सो I इज इक्वल टू
अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें बेटा, बाकी डायरेक्शन तो दिख रहा है, एक्स डायरेक्शन में है, तो फोर्स का डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में, तो इंपल्स भी किस डायरेक्शन होगा, एक्स डायरेक्शन होगा। तो आई इक्वल टू एफ डी टी। अच्छा, अब एफ को हम लिख दें, एफ कितना, 4t, तो इंटीग्रेशन 4t dt, टाइम क्या ले अभी, 0 से 10 सेकेंड। तो इसको इंटीग्रेट करें बेटा तो ये आ जाएगा 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर लिमिट 0 से 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। सो इट इज 200 न्यूटन सेकेंड। ये इम्पल्स इसको मिला। डायरेक्शन देना होगा या वेक्टर फॉर्म में इसी को लिखना है, तो वेक्टर आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं 200 आई कैप। ये हो गया, यूनिट यहां लिख दे, मेंशन कर दे न्यूटन सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन पूछा वेलोसिटी एट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगा, तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगा दे, आई इज इक्वल टू P2 माइनस P1। तो आई है 200 आई का इज इक्वल टू P2, P2 होगा mv2, तो m2 और v2 को हम v2 ही लिख दे, यही हमको निकालना है। 10 सेकेंड पे वेलोसिटी माइनस m, v1 कितना दिया बेटा, 6 मीटर पर सेकेंड। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 6, डायरेक्शन देना होगा बेटा, तो इसको 6 आई कैप लिख लेते हैं, 6 आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो 2 इंटू 6 आई कैप, ये 2 और यहां ये हो गया 100। तो V2 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 106 आई कैप या 106 मीटर पर सेकेंड एलोंग, क्या हो गया भाई, प्लस एक्स एक्सिस, प्लस एक्स एक्सिस के एलोंग इसका वेलोसिटी हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया वेरिएबल फोर्स पे। अब क्वेश्चंस और भी टफ बनाया जा सकते हैं, लेकिन फार्मूला यही लगना बेटा, वेरिएबल फोर्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इस पे ग्राफ से रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम आते हैं उस पे आया जाए। इम्पल्स का, अगर इम्पल्स क्या भाई, फोर्स का टाइम के साथ इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, एरिया होता है। यानी फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, इम्पल्स देगा। फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा भाई, इम्पल्स देगा। यहां से देखो दो क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, एक तो यहां से एरिया देगा, और F इक्वल टू क्या होगा, F इज इक्वल टू di/dt, यानी इम्पल्स टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो फोर्स देगा। इम्पल्स टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा भाई, फोर्स देगा, और फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, इम्पल्स देगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है। तो ये दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ हो सकता है भाई, 6 था 7 था, क्या याद नहीं आ रहा। सो क्वेश्चन नंबर 7, और ये इस तरीके से इम्पल्स टाइम ये दिया बेटा। क्वेश्चन ये
इस तरीके से, यहाँ पे टाइम 2 सेकेंड, ये सेकेंड में, और यहाँ पे 4 सेकेंड, और यहाँ पे 8 सेकेंड। इम्पल्स यहाँ पे बेटा 12 है, 12 न्यूटन सेकेंड। क्वेश्चन है फाइंड फोर्स acting on body at 1 second, 3 second, 7 सेकेंड। ये 3 टाइम हमने दिया बेटा। इन सेकेंड्स पे फोर्स कितना लग रहा है, एक बॉडी का इंपल्स टाइम ग्राफ ये दिया हुआ है, तो बॉडी पे 1 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे और 7 सेकेंड पे फोर्स कितना लग रहा है, ये हमको बताना है। अब यहां से हम देखें तो इम्पल्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है, और इस फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इम्पल्स टाइम ग्राफ डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, स्लोप होता है। तो di/dt क्या होगा, इम्पल्स टाइम ग्राफ का स्लोप होगा, यानी इम्पल्स टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, फोर्स देगा। तो इसका स्लोप फोर्स देगा। अब 1 सेकेंड पे फोर्स क्या होगा, पहला हम प्रॉब्लम करते हैं। फोर्स एट 1 सेकेंड, तो यहां से यहां तक ग्राफ देखे बेटा तो स्ट्रेट लाइन है, यानी ये एवरेज फोर्स देगा। और चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, जो कि हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में ये सारा ग्राफ पढ़ाया हुआ बेटा, और उस ग्राफ को जरूर देखिएगा तभी ये चीजें समझ आएगी। जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो कहीं पे भी स्लोप सेम होगा, जो 0 से 2 सेकेंड का स्लोप होगा वही 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड कहीं पे भी स्लोप होगा, और स्लोप ही हमको फोर्स देगा। तो 1 सेकेंड का फोर्स क्या होगा, इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप क्या हो गया 12/2, सो इट इज 6 न्यूटन। सेकेंड पार्ट करें तो फोर्स क्या आ जाएगा भाई, कितने सेकेंड पे निकालना, 3 सेकेंड। ये 3 सेकेंड यहां कहीं होगा ना बेटा, तो स्लोप क्या आ रहा है, 0। हॉरिजॉन्टल लाइन 0 न्यूटन। थर्ड क्वेश्चन करें तो 7 सेकेंड यहां कहीं आएगा। अब यहां का 7 सेकेंड पे जो स्लोप होगा वो वही होगा जो कि 4 और 8 सेकेंड के बीच का स्लोप होगा, क्योंकि वो क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो F इज इक्वल टू, अब स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप क्या होता है बेटा, इम्पल्स टाइम ग्राफ का स्लोप हमको निकालना। ये इम्पल्स टाइम ग्राफ है ना, तो इसका स्लोप निकालना है। तो ये डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा आई हमेशा क्या होगा, I2 माइनस I1, और डेल्टा टी क्या होगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, अब T2 और T1 पहले लिख ले बेटा। तो 7 सेकेंड किसके किसके बीच में लाई कर रहा है भाई, 4 और 8 के बीच में। तो इसी का जो स्लोप होगा इस इंटरवल का, वही 7 सेकेंड का स्लोप होगा। तो 4 और 8, तो T2 हो गया 8 सेकेंड, और T1 क्या हो गया 4 सेकेंड। अब 8 सेकेंड पे इंपल्स I2 कितना बेटा, 0, माइनस 4 सेकेंड पे इंपल्स कितना है, 12, सो इट इज -3 न्यूटन। ये याद रखना बेटा, -3 न्यूटन। यहाँ पे 6 न्यूटन फोर्स, और यहाँ पे -3 न्यूटन। 3 न्यूटन लिख दिए वो गलत हो जाएगा। तो ये तो ग्राफ का, अगर इंपल्स टाइम ग्राफ दिया तो उसका स्लोप क्या देगा भाई, फोर्स देगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है बेटा, फोर्स टाइम ग्राफ दिया और उसका इंपल्स निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 8,
ये फोर्स, किसी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो न्यूटन में दिया हुआ है और जो टाइम है वो सेकेंड में दिया हुआ है। और ये ग्राफ सपोज कर लो ये इस टाइप से आगे बेटा कैसे ड्रॉ कर ले, इस टाइप का ग्राफ दिया हुआ, यहां 2 सेकेंड, यहां 8 सेकेंड, -10, 20। अब क्वेश्चन ये पूछ दिया कि इफ initially body of mass 2 kg is at rest, find its velocity at first question 2 second, second question 8 second, 8 second. If initially body of mass 2 kg is at rest, initially करा बेटा रेस्ट में है, उस बॉडी का जो फोर्स टाइम ग्राफ है वो ऐसे दिया हुआ है, करा बॉडी इनिशियली रेस्ट में है तो 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगा और 8 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहां से फोर्स टाइम ग्राफ है बेटा, यहां से निकलेगा क्या इंपल्स, और इंपल्स किसके बराबर होता है भाई, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के। तो 2 सेकेंड पे हम देखें फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया इंपल्स देगा, हम फॉर्मूला ये लगा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं P2 माइनस P1 इज इक्वल टू इंपल्स, और P2 हो गया M, मास कितना है 2 kg, V2 V माइनस P1 M, इनिशियल वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू इंपल्स क्या होगा भाई, एरिया ऑफ FT ग्राफ, FT ग्राफ का एरिया होगा। तो ये हो गया 2V2 इज इक्वल टू एरिया हम निकाले उठा तो रेक्टेंगल बन रहा -20, तो वेलोसिटी क्या हो गया -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, सेकेंड पार्ट करें तो सेकेंड पार्ट करने के लिए हम यहां से यहां तक का पूरा एरिया ले सकते हैं बेटा, या यहां से यहां भी लगा सकते हैं, तो हम शुरू से ही लगा रहे हैं। P2 माइनस P1 इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं एरिया ऑफ FT ग्राफ, यही हो ना बेटा। तो अगर हम 0 से 8 सेकेंड पे लगा रहे हैं तो 0 सेकेंड पे लीनियर मोमेंटम क्या होगा 0। अगर हम 2 से 8 सेकेंड पे लगा रहे हैं, क्योंकि 2 सेकेंड का लीनियर मोमेंटम हमको पता -20, वहां से भी वही आंसर आएगा। तो P2 2V, 8 सेकेंड पे वेलोसिटी V मान लिया इस क्वेश्चन में, माइनस P1 0 हो गया, हम 0 सेकेंड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक का टोटल एरिया लेना होगा। ये ध्यान रखना बेटा, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो ये एरिया नेगेटिव होगा, ये एरिया पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया -20 प्लस हाफ
इंटू बेस, इस ट्रायंगल का बेस कितना हुआ 6, इंटू हाइट, हाइट कितना भाई 20, तो 2v इज इक्वल टू, ये हो गया 60 माइनस 20 40, तो v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी हो जाएगा भाई कितने सेकेंड पे, 8 मीटर पर सेकेंड। तो आज हम यहीं तक क्लास रखते बेटा। नेक्स्ट टर्न हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ को डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ जैसा हमने पहले ही बताया, दो टाइप के प्रॉब्लम उसके केसेस बनेंगे, एक वेरिएबल मास प्रॉब्लम जिसको हम पहले करेंगे, और दूसरा कांस्टेंट मास प्रॉब्लम जिसको बाद में करेंगे क्योंकि वो सबसे लेंदी टॉपिक है। सो स्टे हेल्दी, stay focused on your studies. Sayonara, Godspeed, and bon voyage.